यदि आपने कभी होम लोन लिया है या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है, तो हो सकता है कि आपके बैंक ने लोन के साथ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश की होगी, या फिर हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी ली होगी। लेकिन अब आरबीआई इसको लेकर मजबूत कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि इंडिया में कानूनी तौर पर लोन के साथ इंश्योरेंस कवर लेना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, यदि आपको इसकी जरूरत है, आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और वो भी जरूरी नहीं है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपका बैंक आपको दे रहा है या सिलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी से ही आपको लेने के लिए कह रहा है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिस सेलिंग क्या होती है, किस तरह से बैंक्स आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जबरदस्ती चिपकाने की, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं चिपकाना, क्योंकि यदि इसकी आपको जरूरत नहीं है और फिर भी आपको पॉलिसी बेची जा रही है, तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी चिपकाना ही हुआ, जिसे हम मिस सेलिंग कहते हैं। तो ये कैसे होता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, आरबीआई किस तरह के कदम उठाने जा रही है। और साथ ही वैसे तो हम देखते हैं कि लगभग सभी बैंक्स अपने लोन कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जिद करते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक अक्सर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या फिर एचडीएफसी एर्गो की पॉलिसी लेने के लिए कहता है। तो एचडीएफसी एर्गो की एक पॉलिसी है होम क्रेडिट एश्योर शक्ति। ये पॉलिसी अक्सर ग्राहकों को दी जाती है। तो मैं आज इस पॉलिसी को रिव्यू भी करूंगा और बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये पॉलिसी क्यों आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकती है। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरुआत से। आप शायद जानते होंगे कि आरबीआई ने 11 फरवरी 2026 को कॉमर्शियल बैंक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट पर गाइडलाइंस इशू की हैं और ये गाइडलाइंस 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएंगी। लेकिन अभी तक बैंक्स अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा है कि मुझे खुशी है कि आरबीआई मिस सेलिंग को लेकर क्लियर गाइडलाइंस ला रहा है और इस तरह की मिस सेलिंग को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। I'm glad that the RBI is coming up with guidance on why mis-selling is not going to be, entertained. उन्होंने ये भी कहा कि बैंक्स को ये मैसेज मिलना चाहिए कि मिस सेलिंग करना अब अलाउड नहीं है, क्योंकि मिस सेलिंग भारतीय न्याय संहिता के तहत एक ऑफेंस है। And I think the message should go to the banks that you cannot afford to mis-sell. Mis-sell is an offense, if you ask me. Don't ask me under which section of Bharatiya Nyaya Sanhita. But it is mis-selling, right? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब आप लोन लेते हैं तो आपको क्या इंश्योरेंस लेना चाहिए और किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि जब आप लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई भरते हैं और हमेशा ये डर रहता है कि यदि जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसे उस टर्म के दौरान, जो लोन का टेन्योर है, उस दौरान कुछ हो जाता है तो उस केस में आगे की ईएमआई कैसे भरी जाएगी। अब यदि हो सकता है कि घर में एक से अधिक लोग कमाने वाले हैं और शायद कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना भी आए यदि उस व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, या फिर हो सकता है कि फैमिली के पास सफिशिएंट वेल्थ हो, क्योंकि आजकल लोन लेना मजबूरी नहीं होती है। कई बार लोग जानबूझकर भी लोन लेते हैं, मतलब पैसा होता है पर अपना पैसा इन्वेस्टेड है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे केस में कई बार पैसा विड्रॉ करने की बजाय लोन ले लिया जाता है, पर यह पता है कि यदि किसी तरह की मजबूरी आती है तो अपने पास में जो बैकअप है वहां से लोन रीपे किया जा सकता है। तो हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत ही ना हो, लेकिन अगर जरूरत है, मान लीजिए ये निकल कर आता है कि यदि उस व्यक्ति को जिसने लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है और ये लोन की डिपेंडेंसी भी उसी के ऊपर है, तो ऐसे केस में एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है। यदि पहले से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, सफिशिएंट कवर के साथ, एडिक्वेट कवर है, जिसमें बाकी के जो गोल हैं उनके लिए भी प्रोविजन है, और साथ में ये जो लोन लिया है, जितने का लोन है वो भी सब कवर हो सकता है, तो भी शायद टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जरूरत भी ना पड़े। पर यदि जरूरत है तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मैं कहता हूं कि ली जा सकती है। हाँ, वो आप अपनी चॉइस से, जहां पर आपको लगे कि सही पॉलिसी
सही प्रीमियम पर मिल रही है, आप वहां से ले सकते हैं। ये नहीं कि जो बैंक आपको कह रहा है कि आप इस इंश्योरर से ही ले लीजिए, आपको वहीं से लेनी होगी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि बैंक्स कई बार ये बोलते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि वो बिल्डिंग गिर जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उस केस में उस लॉस की भरपाई कैसे होगी। पर कई बार देखा जाता है कि जब आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो अक्सर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस बिल्डर कराकर रखते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई है तो कई बार देखा जाता है कि सोसाइटी या फिर RWA जो होता है आपके यहाँ पर, वो भी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लेते हैं और उसका जो प्रीमियम है उसे रिकवर करते हैं मेंबर से। पर किसी भी केस में यदि आपका इंडिपेंडेंट हाउस है या फिर ऐसी बिल्डिंग है जिसका इंश्योरेंस पहले से नहीं है, तो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया जा सकता है। बट इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर का, लेकिन उसके अंदर जो सामान है जिसके लिए आपने लोन नहीं लिया है बैंक से, उसका इंश्योरेंस कराना है कि नहीं कराना है वो आपकी मर्जी है। तो इसके लिए बैंक आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस लोन के सामने लेना ही है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बैंक्स लास्ट मोमेंट पर जब लोन का डिसबर्समेंट ले रहे होते हैं उस वक्त कहते हैं कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही होगी, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। मतलब कि अब पूरा प्रोसेस हो गया, आपने पूरा समय दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, प्रोसेसिंग फीस भी आपने भर दी होगी, और फिर अब आप यदि कंसेंट ना दें तो क्या होगा कि आपका लोन डिसबर्स नहीं होगा। उधर हो सकता है कि मतलब आपको अब पेमेंट की ज़रूरत है और ऐसे में दूसरे बैंक के पास अब आप जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो हो सकता है कि आप लास्ट में कंसेंट दे दें। तो RBI ने क्लियर किया है, यदि कस्टमर ने कंसेंट दे भी दी है लेकिन अगर वो जो प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का वो उसके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सुटेबल नहीं है तो ये मिस सेलिंग ही माना जाएगा। तो इसके लिए यदि आपको कोई बैंक बोलता है कि भाई आपने कंसेंट दिया है, आपने साइन किया है प्रपोजल फॉर्म के ऊपर या आपने OTP के थ्रू अपना कंसेंट दिया है, तो RBI ने क्लियर किया है कि यदि वो सुटेबल प्रोडक्ट नहीं है तो ये मिस सेलिंग है। दूसरी बात यह है कि RBI ने कहा है कि नो फोर्स बंडलिंग, मतलब कि लोन अप्रूवल को इंश्योरेंस या किसी भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट खरीदने से लिंक नहीं किया जा सकता। साथ ही RBI ने यह भी कहा है कि बैंक को 30 दिन के अंदर कस्टमर फीडबैक लेना होगा अनबायस्ड सर्वे के थ्रू, ताकि मिस सेलिंग आइडेंटिफाई की जा सके। और साथ में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और सभी बातें कस्टमर्स को बताई जानी चाहिए। और साथ ही यदि थर्ड पार्टी एजेंट जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जो होते हैं वो आपको पॉलिसी बेचते हैं, तो उसके ऊपर भी RBI ने कहा है कि बैंक्स को अपडेटेड लिस्ट मेंटेन करनी होगी और इंश्योर करना होगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं वो बैंक स्टाफ से क्लियरली अलग दिखाई दें। और RBI ने यह भी कहा है कि मिस सेलिंग होने पर बैंक को पूरा प्रीमियम या अमाउंट रिफंड करना होगा और कस्टमर के लॉस का कंपनसेशन भी देना होगा। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि यदि लास्ट मोमेंट पर हमने कंसेंट दे दी और इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो क्या हुआ, 30 डेज का फ्री लुक पीरियड तो हमारे पास है, तो फ्री लुक पीरियड में हम पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जब बैंक्स आपको लोन के सामने इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं तो वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक के फेवर में असाइन कर देते हैं, यानी कि उस पॉलिसी पर सारे अधिकार बैंक के होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपकी सरेंडर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी फ्री लुक पीरियड में जब तक कि बैंक उस पॉलिसी को आपके नाम पर रीअसाइन ना कर दे। तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक NOC देते नहीं हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि आप मिस सेलिंग का शिकार बने ही ना। वैसे तो जैसा मैंने कहा कि लगभग सभी बैंक्स अपने ग्राहकों को लोन लेते समय इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की जिद करते हैं, लेकिन क्योंकि HDFC बैंक का एक केस मेरे सामने आया जहां पर वो अपने ग्राहकों को होम क्रेडिट एश्योर शक्ति SCA शक्ति 4D पॉलिसी दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से एक सुटेबल पॉलिसी नहीं है। हो सकता है कि आपने भी ये पॉलिसी ली हुई हो। तो आज इस वीडियो में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मैं इस पॉलिसी के कुछ फीचर आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये मिस सेलिंग है यदि बैंक HDFC बैंक आपको ये पॉलिसी लोन के सामने दे रहा है।
जैसा मैंने कहा कि अक्सर आपको ज़रूरत होती है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान की, कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो जो आउटस्टैंडिंग है उस लोन की वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कंपनसेट की जा सके, यानी कि टर्म इंश्योरेंस का जो डेथ कवर मिलेगा उसमें से लोन रीपे किया जा सकता है। और दूसरी बात मैंने बोली आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन यदि हम बात करें HDFC एर्गो होम क्रेडिट एश्योर्ड शक्ति पॉलिसी की, तो मैं बता दूं यहां पर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। इस पॉलिसी में कवर होता है बर्गलरी और थेफ्ट, यानी कि दुकान मकान जो भी आपने लिया है उसके अंदर जो सामान है यदि वो चोरी होता है तो उसका कंपनसेशन मिलेगा जितना सम इंश्योर्ड आपने लिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि डिपेंडेंट चाइल्ड एजुकेशन। आप मुझे बताइए, आप लोन ले रहे हैं घर के लिए, हो सकता है कि जो घर ले रहे हैं या फिर मतलब मकान ले रहे हैं या दुकान ले रहे हैं उसे आप किराए पर देने वाले हों, तो फिर उसके अंदर जो सामान है उसकी चिंता आपको क्यों है। दूसरी बात डिपेंडेंट चाइल्ड एजुकेशन। अब हो सकता है कि आपका कोई डिपेंडेंट चाइल्ड ना हो, ऑलरेडी चाइल्ड की एजुकेशन पूरी हो चुकी हो, तो आपको ये कवर क्यों चाहिए इस पॉलिसी में। हॉस्पिटलाइजेशन, जॉब लॉस, हो सकता है प्रोफेशनल हो और जॉब लॉस की बात ही ना हो। मेजर मेडिकल इलनेसेस, यहां पर सिलेक्टेड क्रिटिकल इलनेसेस हैं, और यदि वो क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर है या फिर इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं, यदि वो होती हैं तो उस केस में कवर मिलेगा, उस केस में पैसा मिलेगा डायग्नोसिस पर। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, यानी कि एक्सीडेंट होता है उसमें डेथ होती है तो उस केस में भी इंश्योरेंस कवर यहां पर होगा। और वेक्टर बोर्न डिजीज, तो ये डिजीज होती है तो उस केस में भी कवर मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि मेन मकसद होता है कि यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो लोन ले रहा है किसी भी वजह से, उसके लिए कवर होना चाहिए, उसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर नहीं, इस पॉलिसी में डेथ ड्यू टू एनी रीजन वो कवर नहीं होगा। यहां पर या तो एक्सीडेंटल डेथ कवर होगी या फिर क्रिटिकल इलनेस कवर है, जो कि एक बेनिफिट है, यानी कि डायग्नोसिस से पैसा मिल जाएगा, वो ठीक है। पर डेथ जो किसी भी कारण से हो और उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस जो हो रहा है उसे कंपनसेट करने का प्रोविजन होना चाहिए, वो इस पॉलिसी में नहीं है। तो कैसे मान लिया जाए कि ये पॉलिसी एक लोन लेने वाले व्यक्ति के लिए सुटेबल है। मतलब जो कवर आपको मिल रहा है फ्री में तो नहीं मिल रहा है, और जिसकी आपको जरूरत है वो आपको मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये पॉलिसी सुटेबल नहीं मानी जा सकती। और जहां तक बात है क्रिटिकल इलनेस की या फिर चाइल्ड एजुकेशन की, हो सकता है इसके लिए आपने पहले से प्लानिंग ना की हो। यहां बात हो रही है होम लोन की, जो अब आप ले रहे हैं, जिसकी लायबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है, और इसके लिए आपको अलग से टर्म प्लान लेने की बात समझ में आती है। लेकिन ये जो चीजें यहां पर हैं, जो फीचर्स इस पॉलिसी में हैं, ये तो हो सकता है आपने पहले से प्लानिंग कर ली हो, इसका इस लोन से क्या लेना देना है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से पता नहीं रेगुलेटर्स भी जब किसी प्लान को अप्रूव करते हैं तो इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखते कि जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी पॉलिसी आपको दे या बैंक्स जबरदस्ती करे कि आपको ऐसी पॉलिसी लेनी है, तो यहां पर इसका स्कोप ही ना रहे। अगर वो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान होगा तो आपको जरूरत होगी, आप लेंगे। पर एनीवे, अब ये है, रेगुलेटर ने अप्रूव की हुई है, बैंक आपको कह रहा है कि पॉलिसी लीजिए और इंश्योरेंस कंपनी ये पॉलिसी आपको दे रही है। पर हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि पॉलिसी लेने से पहले आपको समझना चाहिए कि ये जरूरी है कि नहीं है, और किसी तरह से भी मिस सेलिंग का शिकार आपको नहीं बनना चाहिए। ये मेरा मकसद है इस वीडियो में बताने का। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, वो ये है कि जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप रेगुलर प्रीमियम पे करते रहें, यानी कि जो पॉलिसी का टर्म हो उस टर्म के दौरान आप हर साल प्रीमियम पे करें। पर इस पॉलिसी का जो टर्म है वो है 5 ईयर्स का। आप लोन लेंगे 15-20 साल का, पर पॉलिसी का टर्म सिर्फ 5 साल का है। और 5 साल के बाद पॉलिसी रिन्यू होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है बीमा लेने वाले व्यक्ति पर, यानी कि यदि आप पॉलिसी ले रहे हैं आप पर, और साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के कंसेंट पर। यदि दोनों चाहें म्यूचुअली तो ये पॉलिसी रिन्यू की जा सकती है। अगर आप चाहते भी हों और इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती रिन्यू करना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कि जो मकसद है मेरा 15-20 साल का मैं लोन ले रहा हूं और 5 साल के बाद में इंश्योरेंस कंपनी मुझे छोड़ देगी, तो ये भी मेरे हिसाब से
एक गलत कंडीशन है। अब दूसरी बात यह है कि 5 साल का टर्म है और 5 साल का प्रीमियम आपको स्टार्टिंग में भरना है। पर चलिए, आप कहते हैं कि आपके पास पैसा है, आपने घर के लिए लोन ले लिया है और प्रीमियम जो है आप अपनी जेब से भर सकते हैं, पर नहीं, बैंक अक्सर आपको इसके लिए भी लोन देते हैं। यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए भी आपको होम लोन के साथ साथ एडिशनल लोन लेना होगा, और जिसका टर्म होगा सेम जितना कि आपके होम लोन का है। यानी कि पॉलिसी का टर्म 5 साल का है, 5 साल के बाद में पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, पॉलिसी के फीचर पूरे बंद हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। लेकिन लोन की जो ईएमआई वो चलती रहेगी 15-20 साल के लिए, क्योंकि आपने जो लोन लिया है उसकी अवधि यदि 15-20 साल की है, तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए लोन लिया है उसकी अवधि भी सेम रहेगी। मतलब 5 साल का कवर पर आप ईएमआई भर रहे हैं 15-20 साल के लिए। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बट ठीक है, बड़ा बैंक है और ग्राहकों को दे रहा है, आपने भी यदि लिया हो तो आप देखिए इस चीज़ को, क्या ये सही है। तो मेरी सलाह ये है कि आप जब भी मिस सेलिंग का शिकार हों तो आप इमीडिएटली इसे ऑब्जेक्ट करें, आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। साथ ही क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी आपको गलत तरीके से बेची गई है, जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। ऐसा नहीं है क्योंकि आपको होम लोन की ज़रूरत है तो आप बैंक की जो भी मनमानी वो कर रहे हैं उन सबको आप मान लें। पहली बात तो यह है कि जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, उसी वक्त ये बात क्लियर कर लें कि आप लोन के सामने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेंगे। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि लास्ट मोमेंट पर यदि आप कंसेंट नहीं देते हैं तो फिर वो आपका लोन डिसबर्स नहीं करते हैं और आपके पास समय भी नहीं होता है, क्योंकि आपको उस वक्त पैसे की ज़रूरत होती है। तो शुरुआत में ये क्लियर कर लें कि आप लोन लेंगे पर आप उसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेंगे, और यदि पॉलिसी लेनी है तो आप उनसे जानिए कि कौन सी पॉलिसी लेना जरूरी है। यदि वो कहते हैं कि उनकी बताई हुई पॉलिसी और उनके बताए हुए इंश्योरर से ही लेनी है, तो बिल्कुल आप साफ ना कह दें और फिर किसी और बैंक को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपनी मर्जी से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई बैंक उनके द्वारा बताई हुई इंश्योरेंस कंपनी से और उनके द्वारा बताई हुई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आपको कह रहा है, तो फिर आप इसके लिए बिल्कुल मना कर सकते हैं, आप इसके लिए बाध्य नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई, मुझे लगता है कि ये आपके काम आएंगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।